सर एक आपका जो एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ अगर केवल एक सेंटेंस में अपन कहें, जो मतलब आपके जो जूनियर्स हैं या जो अभी सर्व कर रहे हैं उनके लिए सर एक टीचिंग हो अगर डिपार्टमेंट के बारे में सर। मैं केवल यही कहूँगा कि पुलिस में अधिकार की भावना से आना उचित नहीं है। पुलिस निश्चित रूप से एक जनता की सेवा है। लाला जी की पंचायत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम ऐसे उपलब्धि प्राप्त व्यक्तित्वों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया है और जिनके आदर्श समाज के लिए मार्गदर्शी हो सकते हैं। आज लाला जी की पंचायत में हमने एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित किया है जो कि 13-14 वर्ष पूर्व डीजीपी पद से रिटायर्ड हुए, पर उनकी सक्रियता आज भी उन्हें प्रासंगिक बनाए हुए है। टचवुड, उन्होंने नियमित मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज और योग से अपने आप को पूरी तरह से फिट और हैप्पी यूथ बनाए रखा है। आदरणीय त्रिपाठी सर सेंट्रल इंडिया की अग्रणी संस्था जनपरिषद के अध्यक्ष के साथ साथ कई प्रतिष्ठित संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मैं आदरणीय NK त्रिपाठी साहब, पूर्व डीजीपी, स्वागत करता हूं उनका इस कार्यक्रम में। लाला जी की पंचायत सर, अभी जो सबसे ज्यादा बहुत ही करंट टॉपिक है, मैं चाहता हूं उसी से प्रारंभ किया जाए। कॉकरोच पार्टी जो है, इसका दोनों तरह के इसके व्यूज आ रहे हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। एज ए प्रशासक आपने इतने काफी जिम्मेदार पदों पे, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं सर, तो उस दृष्टि से और एक नागरिक की दृष्टि से आपका क्या रिएक्शन है सर? जहाँ तक नागरिक के रूप में प्रश्न है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से भी सीधे जुड़ा रहा हूँ। जी सर। 7 वर्ष तक मैं वाइस चांसलर रहा एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का। शिक्षा के क्षेत्र को मैंने बहुत करीब से देखा है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा संबोधित की गई कई सभाओं को भी मैंने उसमें उपस्थित रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जो भारत का युवा है वो निश्चित रूप से काफ़ी दबाव में है। शिक्षा का क्षेत्र भारत में अस्त व्यस्त है। शिक्षा का स्तर कुछ संस्थाओं को छोड़कर बहुत ही निम्न है और बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ केवल छात्र अपना एडमिशन लेते हैं और उसके बाद केवल इम्तहान देने आते हैं और आश्चर्यजनक तरीके से पास भी होते रहते हैं। ऐसे शिक्षित व्यक्ति निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट के योग्य नहीं होते हैं, तो उनको जीवन में बड़ी निराशा होती है, क्योंकि डिग्री के आधार पर अब नौकरी मिलना आसान नहीं। वो युवा निश्चित रूप से अब थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है और नीट उसको एक ट्रिगर के रूप में सामने आई है। उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि भारत का युवा, जिसको हम जेन ज़ी बोलते हैं, वो आक्रोशित है और समाज में परिवर्तन चाहता है। उससे भी बढ़कर बात जो हुई है कि समाज के मूल्य धीरे धीरे बदल रहे हैं और हमारे जेन ज़ी के जो मूल्य हैं उनको कहीं न कहीं जो बड़ी जनरेशन है, पुरानी जनरेशन है, वो उसको समझ नहीं पा रही। हमें उसको समझना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हर आंदोलन में होता है, आंदोलन में निहित स्वार्थ के कई लोग उसमें आ जाते हैं, जिसको वो चाहते हैं कि इन्होंने भी सर पहले ये बोला था कि हमारे इस मंच पे कोई पॉलिटिशियन नहीं आएगा। अन्ना हजारे के प्रकरण में भी हम देख रहे हैं। उस समय अन्ना हजारे बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में सामने आए थे, लेकिन बाद में उनके जो साथ अनुयायी लोग थे वो राजनीति में एक दूसरे के विरुद्ध आने लगे। कॉकरोच पार्टी का जहाँ तक जेन ज़ी का प्रश्न है, वो निश्चित रूप से काफ़ी इस समय सार्थक है और उसमें बड़े संवेदनशीलता की आवश्यकता है। न केवल भारत सरकार की, न केवल राज्य सरकारों की, बल्कि पूरे समाज की भी संवेदनशीलता उनके साथ बहुत आवश्यक है, क्योंकि देश का भविष्य यही भविष्य। सही बात सर। एक बात और, एक जो थ्योरी आ रही है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है सर, परव्यू आपके पास हमेशा रहा है, क्या ये बात हो सकती है 0.1% कि जैसा बांग्लादेश, लंका और नेपाल में हुआ है, कि ऐसा कहा जा रहा है, एक थ्योरी ये भी फ्लोट की जा रही है कि इंटरनेशनल लेवल की जो एजेंसीज हैं वो भी शायद इसको प्रोवोक कर रही हैं? वैसी स्थिति मैं यहाँ नहीं देखता हूँ, क्योंकि भारत में प्रजातंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। वो इतनी मजबूत है कि इस प्रकार के आंदोलनों को झेलने के लिए वो पर्याप्त है। और दूसरा, प्रजातांत्रिक माध्यम से भी इस बात को उठाया जा रहा है।
सर अपन चूंकि आप पुलिस विभाग में हाईएस्ट पोस्ट पे रहे हैं आप, तो मेरा निवेदन ये है कि जो वर्दी होती है सर, वर्दी तो एक अधिकार है, चाहे वो आपके छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, लेकिन वर्दी के साथ साथ जो वर्दी में अधिकार होता है लेकिन जिम्मेदारी भी बहुत होती है सर। सर ऐसी कोई आपके कार्यकाल में ऐसी कोई जिम्मेदारी हुई हो, आपको ऐसा लगा हो कि जिसमें फेस करने में आपको लगा हो कि इसमें अपना रियल टैलेंट परख लिया गया है? देखिए, पुलिस के जो अधिकार हैं वो वास्तव में अधिकार नहीं है, उसके जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक माध्यम है। अच्छा जी, वो अधिकार जो है जी, उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने का एक माध्यम है। जहाँ तक आप व्यक्तिगत बात कर रहे हैं मेरे अनुभवों की, तो पुलिस को लगभग प्रत्येक दिन कहीं न कहीं एक चैलेंजिंग टास्क मिलता है जिसको उसे निभाने में कठिनाई होती है। लेकिन अगर व्यक्तिगत ऐसे अनुभव बताए जाएं जो कि काफ़ी कठिनाई के बीच में से निकले, तो मैं 1984 के सिख दंगों की बात करना चाहूँगा। जी हाँ सर, जब इंदिरा जी के डेथ के टाइम दमोह सर, में मैं पुलिस अधीक्षक था जी और वहाँ पर एक अल्पसंख्यक सिख समुदाय का पूरा एक क्षेत्र था। जी हाँ, चूँकि उस समय सिख के विरुद्ध बहुत भावनाएं व्याप्त हो गई थी। जी, ऐसी स्थिति में इंदिरा जी की मृत्यु के दूसरे या तीसरे दिन एक सिख नवयुवक ने शराब के नशे में बिना कुछ सोचे समझे हवा में अपना रिवॉल्वर लहराते हुए उससे गोली चला दी, जी, जिसको दूसरे समुदाय ने ये समझा कि ये हमको चैलेंज दिया जा रहा है। अच्छा अच्छा, और वो उसको दौड़ाने ये लगे। सर दमोह की बात है? दमोह, जी। जी हाँ सर, तो वो एक सिख परिवार का बड़ा सा घर था, जी, उसके अंदर घुस के उसने शरण ली और दरवाजे बंद कर लिए। तब तक वहां पर भीड़ हो गई। जो शुरू में 100-200 लोग थे, थोड़ी ही देर के बाद वो भीड़ बड़े तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि वो शहर का बीच का घंटा घर का क्षेत्र था। जी हाँ सर, वो तो वेस्ट जो तो सबसे शहर का व्यस्ततम भाग था। जी हाँ, जब मुझे सूचना मिली तो मैं वहां पर पहुंचा और मैंने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो कोई भी सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ सर, उस समय तो स्थिति इस टाइप की थी ना सर, कोई तो फिर मैंने उनको ये कहा कि मैं अंदर जाके उसको गिरफ्तार करके लाता हूँ और उसके विरुद्ध पूरी कार्रवाई की जाएगी। और मैं घर के अंदर चला गया। तब तक करीब 10,000 की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई जी और वो हाथगोले फेंकना उन्होंने शुरू किया। पत्थर और हाथगोले जी उन्होंने उस घर के ऊपर फेंकना शुरू किया। जी, ऐसी स्थिति में हमारे पास केवल मुट्ठी भर जवान थे। जी हाँ सर, मेरा गनमैन था, जी हाँ, ड्राइवर, मैं, एक डीएसपी साथ थे जी जो साथ में बैठे हुए थे जब ये सूचना प्राप्त हुई, जी। और 2-3 और लोग थे। तो नाम मात्र के, मतलब सर 1000 हाँ, 10,000 के वर्सेस भीड़ के 5-7 सामने लोग 4-5 लोग थे। और जी तो ऐसी विकट स्थिति में तत्काल आपको सोचना भी है, एक्शन भी लेना है। बीच में भीड़ इतनी उग्र हो गई, मैंने कहा कि अब अंदर रहने से कोई फायदा नहीं है। और वो आग लगाने का भी उनको प्रयास कर रहे थे पूरे। अच्छा, उनके मकान में सर, सरदार जी के, जी हाँ, तो मैं निकल के बाहर आया और अपने जीप के बोनट पे खड़े होकर मैंने कहा कि कार्रवाई जो है वो बिल्कुल होगी और आप निश्चिंत रहें। और पथराव के बीच में भी मैं खड़ा रहा जी उस जीप पर। और थोड़ी देर बाद कुछ लोग, चूंकि मेरा वहाँ जनसंपर्क बहुत था, जी हाँ सर, वो लोग वो तो सर आपका हर जगह होता है सर, वो तो वो बहुत काम आया। जी हाँ सर, उन लोगों ने जब खुद भीड़ को समझाना शुरू किया, उसका असर पड़ा। तो लेकिन उन लोगों ने कहा कि आप घायल हो गए हैं अपना। हमने कहा मैं बिल्कुल ठीक आया हूँ। कहे नहीं, आपका हाथ जो है वो पीछे आप किए हुए हैं। फिर मैंने उठा के हाथ दिखाया जी कि इसमें भी कुछ नहीं है। फिर मैंने सख्ती की, मैंने कहा आप लोग 5 मिनट में यहाँ से तितर बितर हो जाइए, वरना जो है जी हमारी तमाम रिजर्व पुलिस तैयार खड़ी है। जी तो लोग धीरे धीरे कम होना शुरू हुए और फिर उसके बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया। तब तक निश्चित रूप से काफ़ी रिजर्व फोर्स आ गया जी, और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया। तो वहाँ पर थोड़ा साहस, थोड़ा बुद्धि, थोड़ा जनसंपर्क थोड़ा जी और कुल मिला के अपने को खतरे में डालने की क्षमता, जी हाँ सर, रिस्क से मतलब उससे जी हाँ, हम लोगों को 19 सिख परिवार के लोग जो है वो बचा लिए गए। क्योंकि उस समय वातावरण ऐसा था कि अगर उनको मार भी दिया जाता
तो भी कोई पूछने वाला कोई नहीं नहीं, था। सही बात। अनेक घटनाएं अनेक स्थानों पर हुई, जी हाँ, लेकिन सौभाग्यवश दमोह बहुत बढ़िया। में किसी भी प्रकार की फिर कोई घटना नहीं हुई। हम्म। तो इस प्रकार की घटनाएं उस अक्सर पुलिस में जी हाँ, आ जाती हैं, क्योंकि आकस्मिक रूप से कब कौन सी घटना। बाद में मैं आसाम में भी रहा, वहाँ पर भी काफ़ी कठिन परिस्थिति आई। जम्मू कश्मीर में मैं सीआरपीएफ में था, जी सर। वहाँ पर भी स्थितियाँ निर्मित हुई। तो किस्से कहानी पे न जाके मैं केवल आपको ये कह सकता हूँ जी कि निश्चित रूप से पुलिस को हर परिस्थिति के लिए अपने को तैयार रखना चाहिए, जी हाँ सर। और विवेक, संयम, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सर आपने सीआरपीएफ की बात की, सीआरपी में भी आप सर एडिशनल डीजी रहे हैं सर। तो ये जो अपना सीमा विवाद चल रहा है कि वो अपने अगर जितनी सीमा है देश की, इसको जो है बंद करना चाहिए, तो है तो जरूरी, ये बात तो सही है, पर क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या सर? क्योंकि आपने तो कश्मीर वगैरह सब जहाँ जगह तक बॉर्डर देखे। पश्चिमी सीमा है, जी हाँ, उसमें पंजाब से लेके गुजरात तक तो संभव है, जी हाँ, लेकिन जहाँ कश्मीर का दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर थोड़ा कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि मौसम के हिसाब से वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, और जो अपनी फेंसिंग है जी हाँ। वो पूरी की पूरी कई बार बर्फ़ में चली जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी हाँ। इसके ऊपर से लोग आ जाते हैं। दूसरा, जो नदी नाले होते हैं बीच में, जी जिन पर फेंसिंग नहीं की जाती, जी उस पर भी लोग आने का जो है प्रयास करते हैं आतंकवादी। जी हाँ। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं जहाँ पर अपनी फेंसिंग है उसके नीचे टनल बना के भी आने जाते का हैं, जी। प्रयास करते हैं, या फिर किसी दूसरे क्षेत्रों से घुसकर वहाँ पर कश्मीर में आने का प्रयास करते हैं। लेकिन धीरे धीरे चौकसी बढ़ती चली जा रही है, और आतंकवादियों का आना बहुत कठिन कर दिया गया है। हाँ, लेकिन जैसा कि- असंभव अभी भी नहीं है। जी हाँ। हमने पहलगाम में देखा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आकर अभी जो है पिछले वर्ष इस प्रकार की घटना की। कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें लगता है कि कहीं ना कहीं से तो एंट्री हो रही है इन लोगों की। सर आप जैसे कि अभी बात हुई कि इतने उसमें रहे सर, तो एक बड़ा मतलब कॉमन वो होता है कि जैसे ये तो सर लगभग डिस्क्लोज्ड फैक्ट है कि आप लोगों के ऊपर जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो उन परिस्थितियों में सर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मीडिया का प्रेशर, फैमिली का टेंशन और अपनी जो एक जवाबदारी है, इन सब के बीच में सर कैसे संतुलन करते होंगे आप, या कैसे संतुलन करना चाहिए? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, और पुलिस अधिकारी के लिए सबसे चैलेंजिंग इस प्रकार के जो दबाव हैं जी उससे निपटना होता है। जी सबसे पहले पॉलिटिकल प्रेशर की आपने बात की। पॉलिटिकल प्रेशर उतना ही होता है जितना अधिकारी उसको मान्यता देता है। अच्छा अच्छा। मुझे कभी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं फील हुआ, मैं अपना काम करता रहा। पदस्थापना के लिए निश्चित रूप से लोग पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाते हैं। जी तथाकथित दो भागों में पदस्थापनाएं बटी हुई हैं, कुछ अच्छे पद माने जाते हैं, जी कुछ खराब पद माने जाते हैं। मैं सभी पदों को एक समान मानता था। मैंने हेडक्वार्टर्स में भी काम किया, मैंने शासन में भी काम किया, फील्ड में भी काम करने का भरपूर अवसर मुझको प्राप्त हुआ है। तो कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर मैं नहीं समझता हूँ कि किसी सीधे सीधे गलत काम को करने के लिए कोई राजनीतिक सत्ताधारी दल का कोई प्रेशर डालेगा। थोड़ी मजबूती रखना आवश्यक है, और स्थानांतरित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से कोई दबाव नहीं होगा। दबाव परिवार का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सर, क्योंकि आप परिवार से लगभग कट ऑफ हो जाते हैं, उनकी भावनाओं से कट ऑफ हो जाते हैं, तो परिवार भी कभी कभी उत्तेजित रहता है, बच्चे भी उत्तेजित रहते हैं। उनको जितना साथ मिलना चाहिए नहीं मिलता सर, पिता को और पत्नी को अपने पति का, वो नहीं मिल पाता है। बहुत बार घर के कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भी भाग नहीं ले पाता है, रिश्तेदारों की शादियों में भी नहीं जा पाता है, क्योंकि साल भर छुट्टियां निरस्त होती रहती हैं, और बहुत कम छुट्टियां पुलिस में फील्ड अधिकारी को मिल पाती हैं। वो भी प्रेशर रहता है। तीसरा, आपने मीडिया के प्रेशर की बात की। मीडिया के प्रेशर को मैं कोई प्रेशर नहीं मानता हूँ। अगर आप सीधी सच्ची कार्रवाई कर रहे हैं तो मीडिया का प्रेशर कोई मायने नहीं रखता है। नहीं, आजकल सर वो जो मीडिया प्रेशर के साथ साथ जो मीडिया ट्रायल चलती है ना सर, कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे किसी केस में, ट्रायल करने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए।
उसमें कोई समस्या क्या है? पर एक ओपिनियन तो बनने लगता ना सर, पब्लिक ओपिनियन। नहीं, पब्लिक ओपिनियन से हमको क्या फर्क पड़ता है? किसी एक अपराध में अगर वो ट्रायल कर रहा है तो उसमें पुलिस का उसमें रोल कहाँ आता है कि पुलिस परेशान हो? वो अपना ट्रायल करते रहते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। पुलिस अपने हिसाब से काम करती है और सौभाग्यवश न्यायालय जो है वो मीडिया पे न जाके जो पुलिस की कार्रवाई है उसके हिसाब से चलती है। हाँ, वो न्यायालय सर, कोर्ट में तो कई बार ऐसा आया भी है सर, कमेंट भी आए हैं सर। एक आपका जो एक्सपीरियंस उसका निचोड़ अगर केवल एक सेंटेंस में अपन कहें, जो मतलब आपके जो जूनियर्स हैं या जो अभी सर्व कर रहे हैं उनके लिए सर एक टीचिंग हो अगर डिपार्टमेंट के बारे में सर। मैं केवल यही कहूँगा कि पुलिस में अधिकार की भावना से आना उचित नहीं है। पुलिस निश्चित रूप से एक जनता की सेवा है। सर ये देखिए अल्टीमेटली सर पुलिस में जो ऑफिसर्स हैं या जो लोग हैं नीचे लोअर लेवल पे, अल्टीमेटली है तो ह्यूमन बीइंग सर। संवेदनशीलता उनमें भी होती है सर, कानून भी है, भावनाएं भी हैं। तो इन तीनों का सामंजस्य कैसे होना चाहिए सर? जैसे आपने भी बोला कि सही बात है कि त्योहारों पे नहीं जा सकते आप, फैमिली में भी तनाव है, जो मतलब बाकी लोग जो है फैमिली त्योहार मना रहे हैं, दिवाली दशहरा, आप लोगों का जो है उसमें लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी लगी हुई है। तो वो एक संवेदनशीलता, कानून और जो सबसे पहले मैं इसमें भावनाओं को लेना चाहूँगा। जी सर जी। तो भावनाओं का कोई स्थान पुलिस में नहीं है। अगर आपको पुलिस की कार्रवाई करनी है और पुलिस का जीवन व्यतीत करना है तो भावना में बह के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं कि अचानक आप भावना जो है आपकी उत्तेजित हो गए, क्रोधित हो गए, इस प्रकार की भावनाएं, या अत्यधिक आपको कानून का पालन करने के स्थान पे आप अत्यधिक दया दिखाने लगे, तो ये भावनाएं जो है ये नहीं होना चाहिए, काम नहीं करती। संवेदनशीलता निश्चित रूप से होनी चाहिए और जो हमारे कानून है वो भी संवेदनशीलता पर ही आधारित है। इस बात को अगर हम समझें, विशेष रूप से 80 के दशक के बाद से जो कानून में परिवर्तन हुआ है वो उसको और अधिक संवेदनशीलता की ओर ले जा रहा है। उदाहरण स्वरूप महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते थे उसमें पुलिस की सोच इन्हीं कानून के रहते हुए पूरी तरह से विपरीत थी, लेकिन धीरे धीरे 80 के दशक में कुछ परिवर्तन हुए तो महिलाओं के प्रति थोड़ा सा व्यवहार बदला पुलिस का। लोगों को दहेज और इस प्रकार की समस्याओं का वास्तव में ज्ञान हुआ, जिसको पहले पुलिस उसको दरकिनार कर देती थी। बलात्कार इत्यादि के बारे में पुलिस की भूमिका के साथ साथ कानून की जो व्याख्या थी वो भी थोड़ा थोड़ा बदलती गई। तो निश्चित रूप से पुलिस और संवेदनशीलता और कानून एक साथ चलते रहे। कानून का पालन कराया जाना संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए। सर एक सीन क्रिएट करें अगर सर, कि खासकर अभी अपन टीवी पे भी देखते हैं, सुनते भी रहते हैं, इन पर्सन भी कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पुलिस वाले या दो पुलिस वाले मान लीजिए अकेले हो गए और उनको जो है उनके पास वो भी है सर, रिवॉल्वर भी है, सब कुछ है, लेकिन किसी कारण से भीड़ उनको मार रही है। ये टीवी पे अक्सर अपन देखते हैं। तो सर उनको सेल्फ डिफेंस का हक नहीं है क्या, कि उनको ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा कि हमारे टीआई साहब या डीएसपी साहब ऑर्डर? नहीं, किसी को भी नहीं, न केवल पुलिस वाले को, एक सामान्य नागरिक को भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। पर आमतौर पे नहीं करते सर, हमने देखा है। लेकिन आमतौर पर इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि अनावश्यक विवाद बढ़ सकता है। संवेदनशीलता की आपने बात कही, वो स्वयं थोड़ा पिट लेता है, लेकिन अच्छा जी, स्थिति ऐसी नहीं करता है जिसमें समाज उत्तेजित हो। लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए जिसके बाद बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप जैसे जन जी की बात हुई थी, तो जन जी की अगर बात करें, अगर वो संसद की ओर मार्च कर रहे हैं, जहां पर बैरिकेड बनाया है वहां पर शांति से खड़े होने के बजाय बैरिकेड तोड़ रहे हैं, उस पे जा रहे हैं। कुछ चंद उसके अंदर जो खुराफाती लोग होते हैं वो पथराव भी करने लगते हैं और पथराव करके तुरंत गायब हो जाते हैं ताकि पुलिस और दूसरे लोगों के बीच में वहां पर क्लैश हो। और कई बार निर्दोष लोग पिट जाते हैं भीड़ में। तो दोष और निर्दोष भीड़ में किसी एक या दो का नहीं होता है, या तो पूरी भीड़ पे लाठीचार्ज होता है, तो उसमें फिर चोटें आती हैं, फिर एक उसका भी इशू बन जाता है। और नेता चूंकि पॉलिटिशियन होता है, वो
लाठीचार्ज को और बढ़ा चढ़ा कर जो है वो एक्सप्लॉइट करना चाहता था। सबसे पहले तो यही कहता है कि लाठीचार्ज क्यों हुआ, क्यों हुआ। अब उनको आंख से दिख रहा है कि ऐसी परिस्थिति है, फिर भी पूछ रहे हैं लाठीचार्ज क्यों हुआ है। जी हाँ सर। इसके विपरीत मान लीजिए वो पार्लियामेंट का जो मेन गेट है उसको तोड़ के पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते, तब फिर कहते सुरक्षा की कोई भावना ही नहीं है भारत में, जी हाँ सर। हमारी क्या सुरक्षा है। जी हाँ। तो इस प्रकार से वो जो उसका राजनीतिकरण किया जाता है, जी हाँ। तो उसको केवल एक कानून व्यवस्था की स्थिति के रूप में न देखते हुए सब लोग उसको अपने अपने तरीके से उसको देखते हैं। चाहिए। लेकिन फिर भी पुलिस को बड़े संयम के साथ बल प्रयोग करना चाहिए, और केवल वहीं करना चाहिए जहां आवश्यक हो, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां करना अवश्य चाहिए। अवश्य सर। वही सर, कभी कभी बड़ा पैनिक लगता है सर कि किसी को एक या दो पुलिस वालों को मार रहे हैं और मतलब बहुत मतलब क्रूअल तरीके से उनको वो कर रहे हैं। और एक सर आप लोगों के टाइम का जो था, मतलब आपके और आपके पहले भी जो थे, तो वो एक पुलिस का एक रेपुटेशन थोड़ा सा दूसरे टाइप का था सर। अभी थोड़ी सी सर ऐसा लगता है कि पुलिस की विश्वसनीयता में भी कमी आई है। और दूसरा सर, आदमी जो है खासकर अपराधी ओवर कॉन्फिडेंट है सर। उसको पता है कि छोटा मोटा हम काम अगर काम करेंगे तो वो तो हम पुलिस को कैसे भी करके हम सेट कर लेंगे। एक सेट सब चलता है सर, आपको शायद आइडिया होगा कि पुलिस को हम सेट कर लेंगे। इसमें सर एक ये मतलब इससे तो पुलिस की छवि बड़ी खराब हो रही है, डिटोरिएट हो रही है सर। पुलिस की छवि तब भी खराब थी जब मैं पुलिस में 70 के दशक में आया था। जी हाँ सर। तब ये बात कही जाती थी कि पुलिस की छवि खराब है और इस छवि को हमें अच्छा करना है। उस छवि को अच्छा करने के लिए बड़े व्यापक परिवर्तन किए गए, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए, आरक्षकों के जो प्रशिक्षण का जो पाठ्यक्रम था उसमें मूलभूत परिवर्तन किए गए, ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया छवि सुधारने के लिए। और आज भी यही प्रश्न उठता है कि पुलिस की छवि खराब है, इसको कैसे उठाया जाए। निश्चित रूप से पुलिस की छवि इसलिए खराब है क्योंकि ये शासन का वो हिस्सा है जो सीधे सड़क पर रहता है और जनता से पहले सीधे सीधे सामने आता है। भ्रष्टाचार सब जगह है, पर्दे के पीछे वाला और बड़ा भ्रष्टाचार है। वॉल्यूम वाइज भी बहुत बड़े हैं सर, मतलब इसके हिसाब से। जैसे आप जानते हैं ठेके हैं, ये है, कमीशन है, ये लगभग हर विभाग में जो है वो रैम्पेंट है। उसी प्रकार से पुलिस का जो व्यक्ति है वो भी समाज का ही भाग है। उसी परिवार में कोई कहीं है कोई कहीं है, तो वो भी भ्रष्टाचार की शिकायत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक आज ये समस्या आ गई है। नहीं सर, एक और चीज ऐसा नहीं, कुछ पुलिस ऑफिसर बहुत ऑनेस्ट भी हैं। नहीं, ऑनेस्ट हैं, लेकिन कुल मिला के जो एक स्थिति छवि की बात आती है, जो एक टोटलिटी में सर जो इमेज है, छवि की जो बात है, छवि किसी एक से नहीं बनती है। छवि एक पूरे, और छवि और वास्तविकता में फर्क भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो है, जैसे कि एक बार सर्वे हुआ था, बहुत रिसर्च स्टडी हुई थी कि वो लोग जो पुलिस के संपर्क में आते हैं, मैं दोबारा बोलता हूँ, जो लोग पुलिस के संपर्क में आते हैं, थाने में जाके रिपोर्ट करते हैं या पुलिस की वर्किंग को देखते हैं या पुलिस से डील करने वाले संवाददाता इत्यादि, उनमें पुलिस की छवि अच्छी पाई गई अपेक्षाकृत, बजाय उसके जो कभी भी पुलिस के दूर से देख रहे हैं, उनके ऊपर एक पुलिस की छवि का जो रूप था, ये स्टडी में ये सामने आई और कई स्टडीज में आई और कई जगहों पे स्टडी करने के बाद ये चीज़ आई कि जिन्होंने पुलिस को नज़दीक से काम करते हुए देखा है, उनको अपेक्षाकृत उनका छवि जो है अच्छी थी उनके जो पुलिस के कभी, तो एक परसेप्शन बड़ी चीज़ है। हाँ सर, कुछ आपका कहना सही। कुछ लोग हैं जैसे मान लीजिए कि एक कोई भी होगा XYZ, वो कभी नहीं गया होगा थाने, कहीं नहीं गया होगा, लेकिन कहीं भी पुलिस की बात चलेगी तो उन्हें कहा वो तो गलत है, अरे वो तो वो है। और कुछ हद तक शासन के अन्य विभागों के प्रति भी पुलिस की छवि बहुत अच्छी नहीं है, चाहे PWD हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे और हो, चाहे अन्य विभाग हो, क्योंकि जो सीधे जनता के बीच में काम कर रहे हैं जो भी विभाग, उनकी छवि जो है थोड़ा सा। सर इसका एक कारण और भी है ना सर, कि मान लीजिए दो पार्टीज में झगड़ा है तो एक पार्टी तो लूजर होगी सर। आपने एक को फेवर किया तो जो लूजर होता है वो होगा, अब टेंडर वेंडर में हो जाता है सर। पुलिस की छवि की समस्या जो है अंतर्राष्ट्रीय है। जी हाँ सर, पश्चिमी देशों में भी पुलिस की छवि कई जगह बोलते सर अपने के आधार पर कई सर, आपको तो आइडिया होगा, कई देशों में तो बोलते हैं इंडिया से भी ज्यादा पुलिस करप्ट है।
कई दूसरे कंट्रीज में। करप्शन अपने आप में बहुत बड़ा एक इशू नहीं है छवि के मामले में, जी हाँ सर। क्योंकि करप्शन तो हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि चंदा भी चोरी हो रहा है। जी हाँ सर। जी हाँ। है ना। तो जहाँ तक करप्शन की बात है वो तो केवल अवसर की बात है जी हाँ सर। कि जिसको जहाँ भी अवसर मिल रहा है वो फायदा उठा रहा उसमें पीछे नहीं हट रहा है पैसा बनाने में अधिकांश। है। जी हाँ सर। जैसा आपने पहले कहा था, आज भी ईमानदार लोग हैं है ना सर। हाँ। और सभी क्षेत्रों में हैं। जी हाँ सब में। राजनीति से लेके जो है वो पुलिस में सभी जगह ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार हैं। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं व्यवहारिक रूप से भ्रष्टाचार जो है वो सभी जगह ज़्यादा है है सर। और पुलिस भी उससे अछूती नहीं है। सर मैं पुलिस की इमेज के प्रति प्रेजुडिस नहीं हूँ सर। कुछ चीज़ें मैं दूसरे तरीके से भी मतलब मैं पुलिस का, क्योंकि पुलिस भी मेरे कई लोग हैं, बहुत सारे मित्र हैं हमारे, आप जैसे बड़े भाई हैं हमारे। सर मैंने एक बात देखी है कि जैसे पहले होता था सर कि पहले जो खासकर लोअर लेवल पे जो ऑफिसर्स होते थे वो आपने देखा होगा सर, वो उनकी टमी बहुत बड़ी हुई है और मतलब ऐसा लगता था कि शायद हो सकता है 4 स्टेप भी नहीं दौड़ पाएंगे, अगर चोर दौड़ेगा तो चोर बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन उस पर्सनालिटी में खासकर जो यंग लोग आ रहे हैं सर डायरेक्ट, जो खासकर आपके कैडर में आ रहे हैं जैसे टीआई है या उसमें हमने देखा सर आजकल लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हैं उसमें सर, थोड़े स्मार्ट रहते हैं, निश्चित रूप से रेगुलर वो जो है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता न केवल पुलिस में बल्कि समाज में भी बढ़ी है। जी सर। आप देखिए आजकल का यूथ और मिडिल एजेड जो लोग हैं यस वो आज स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं। ये भी सही है कि बीमारियां बढ़ती भी जा रही हैं। जी सर। एक तरफ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के आंकड़े और प्रतिशत बढ़ रहा है, जी लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग अपने को फिट रखने का प्रयास रखते हैं, करते हैं और योग है या एक्सरसाइज है या वॉकिंग है इसका सहारा लेते हैं। पुलिस में विशेष रूप से मानसिक स्ट्रेस कम करने के लिए भी जोर दिया जा रहा है। जी सर। जगह जगह योगा सिखाया जाता है और किस प्रकार से मस्तिष्क में उथल पुथल है उसको नियंत्रित किया जाए, क्योंकि मानसिक स्थिति का सीधा प्रभाव शारीरिक स्थिति पर पड़ता है। जी सर। तो एक सकारात्मकता पॉजिटिविटी जब आ जाती है आइए सर। तो ओवरऑल व्यक्तित्व में सुधार के लिए आदमी अग्रसर होता है। हो रहा है सर। और एक सर मैं कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा हूँ सर, मतलब एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए या पब्लिक की तरफ से भी एक प्रश्न हो सकता है कि अपन ने सर पुलिस की तो बहुत बातें की, नेचुरल है, हर तरह के दोनों तरह के व्यूज होते हैं, लेकिन एक ये भी सर हमारा आपसे वो था को पूछना था कि पुलिस डिपार्टमेंट भी सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट करता है। समाज तो एक्सपेक्ट करता है, समाज को तो लगता है हमारे गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे थे तो हमारे लिए सर्वेंट हैं, लेकिन पुलिस की भी तो सर कोई एक्सपेक्टेशन होती होगी सोसाइटी से। देखिए पुलिस की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन सोसाइटी से ये है कि एक तो शांति प्रिय रहे। जी सर। पुलिस का जो मुख्य कार्य है एक तो अपराध है, अपराधों का नियंत्रण है। अपराध ज्यादातर व्यक्तिगत रूप के होते हैं, परंतु जब भीड़ आ जाती है तो आदमी परिवर्तित हो जाता है। वही आदमी जो अत्यधिक शांतिपूर्ण है और अगर अकेला हो तो वो हरकत नहीं कर सकता है जो भीड़ में कर लेता है। भीड़ में वो शोर भी मचा सकता है, भीड़ में वो पथराव भी कर सकता है, अकेले खड़ा कर दो उसको तो नहीं करेगा। भीड़ को भी ये समझना चाहिए कि ये समाज उसका है, जनता का है। जनता को ही इस देश को संभालना है, जनता को ही समाज को बनाना है। तो ये एक सामाजिक चेतना लोगों के बीच में होना आवश्यक है। हम तोड़फोड़ करते हैं, बस जला देते हैं, किसके लिए? अपना आक्रोश दिखाने के लिए। प्रजातंत्र में आक्रोश दिखाने के अन्य भी अनेक रास्ते हैं। बस हम फूंक देते हैं, अपना ही पैसा जो है बर्बाद होता है देश का। हम आग लगा देते हैं, आगजनी करते हैं। आजकल हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए जिसमें बहुत विशाल स्तर पर आगजनी की गई और पुलिस द्वारा उतना एक्शन नहीं लिया गया जितना लिया जाना चाहिए, क्योंकि वही कि पुलिस ने अनावश्यक लाठीचार्ज किया और इतने लोग घायल हो गए। इस से बचने के लिए तुम आग लगाते रहो, हम खड़े देखते रहेंगे, ये ज़्यादा सीधा काम है। इसमें मीडिया भी खुश है, इसमें आंदोलनकारी भी खुश हैं, शासन भी खुश है और वो भी खुश है कि हमें कोई कार्रवाई नहीं करना है, आराम से खड़े होकर देखते रहो, सभी प्रसन्न हैं। लेकिन समाज से हम अपेक्षा करते हैं कि समाज जो है
अपने को भी नियंत्रित रखे। जी पुलिस आज नहीं आई है, जब से मानव ने पेड़ों को छोड़कर नीचे पैदल चलना शुरू किया है तब से किसी न किसी रूप में पुलिस रही है। पुलिस रही है जी और आज भी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि चंद लोगों के लिए ही समाज में गड़बड़ करना एक तरीका है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस हमेशा रहेगी। पुलिस से छुटकारा नहीं मिल सकता है, मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस उनके लिए मदद के लिए है। पुलिस एक ही काम नहीं, ट्रैफिक मैनेज करके उनको आने जाने की सुविधा देती है। आप कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, सबसे पहले पहुंचने वाले पुलिस वाले होते हैं। कई बार वो अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। तो पुलिस के बहुत से भूमिकाएं हैं, तो उनमें से जनता को भी थोड़ा सा एक सकारात्मक रूप करना चाहिए। जहाँ तक पुलिस का सहयोग करने की बात है, सहयोग करना चाहिए। वहाँ देखिए, हम भीड़ में तो बहुत साहसी बन जाते हैं, लेकिन अकेले हम किसी बात में को पुलिस तक पहुँचाने में डरते हैं कि फिर वो क्या हो जाएगा, गवाही देने में डरते हैं कि दूसरा पक्ष हमारा क्या करेगा। स्कूटर चलाने में बिना हेलमेट लगाए चलने में हमें डर नहीं लगता है जी और मरते भी हैं, परंतु गवाही देने में उसको डर लगता है कि कहीं हमको मार न दिया जाए, कहीं हमको पीट न दिया जाए, वहाँ वो डरने लगता है। तो एक विरोधाभास वाली स्थिति। सर उसका ये कारण हो सकता है, कुछ ऐसे केसेस हुए हैं सर कि जैसे मान लीजिए कहीं पे मर्डर हुआ, मैंने जाके मान लीजिए थाने में खबर की, तो सबसे पहले वो मेरे को बोलते हैं कि तुम ही लेके आओ, कहाँ पे है क्या वो। उसमें सर दुर्घटनाओं के मामले मिडिल क्लास आदमी डरता है सर, इसलिए कि अपन कहाँ चक्कर लगा। दुर्घटनाओं के मामले में तो जी बार बार न्यायालय ने भी कहा है कि जो आपको खबर देता है उसको आप जो है इस प्रकार का व्यवहार न करें। अगर वो नहीं गवाही देना चाहता है तो न दे, आप दूसरे तथ्य वहाँ पर एकत्र करें, क्योंकि उससे भी लोग डरते हैं कि गवाही से इसलिए नहीं डरते हैं कि पुलिस से उसको कोई समस्या है, समस्या न्यायालय से आना पड़ेगा, हमें न्यायालय जाना पड़ेगा। उसकी जो पुलिस के सामने बोलता है कोई मान्यता नहीं है, वीडियो पर भी बोले कोई मान्यता नहीं, उसको न्यायालय जाना पड़ेगा। न्यायालय माने समय का अपव्यय कि वो घंटों वहाँ बैठा हुआ है, नहीं हुआ, फिर अगली पेशी हो गई। इस डर से बहुत से लोग नहीं आते, क्योंकि दुर्घटना में तो बता सकता है कैसे हुआ था, लेकिन लोग किनारे हो जाते हैं, दर्शक बहुत हो जाते हैं। और आजकल इतने क्रूरता भी लोगों में आ गई है कि घायल व्यक्ति का शूटिंग करते रहते हैं और उसको बजाय उसको रिलीफ नहीं देते हैं। जी हाँ सर। तो पुलिस का एक्सपेक्टेशन ये है कि जनता ऐसे मामलों में पुलिस की मददगार बने, घायल को पहुंचाए, पुलिस को अन्वेषण में इन्वेस्टिगेशन में मदद करे, जो कुछ जानते हैं उसमें मदद करे, कानून व्यवस्था को एक स्थिति बिगड़ने न दे, उसको संयम में रखें और जनता का आक्रोश जो है उसको भी दूसरी तरह से प्रकट करने का प्रयास करें। ये अपेक्षाएं हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इन पंक्तियों के साथ आपको प्रणाम करना चाहता हूं कि शोर दरिया का सुनकर कहने लगा समुद्र यूं, शोर दरिया का सुनकर कहने लगा समुद्र यूं कि जिसको जितना होश है वह उतना ही खामोश है, जिसको जितना होश है वह उतना ही खामोश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।